गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एजाज हुसैन आपके सामने अपना दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने भारत के भूगोल पर अपना पहला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने विशेषकर अक्षांश रेखाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की थी। आज एक दूसरे टॉपिक पर मैं अपना ये दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ और ये टॉपिक जो एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कश्मीर के इतिहास पर। कश्मीर के इतिहास की संपूर्ण विवरण एक क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको आज इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। तो हमारा विषय है आज कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास से पहले हम थोड़ी बात कर ले कि कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों पड़ा। कहा जाता है, यह ऐसी मान्यता रही है कि ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मरीचि थे, जिनके पुत्र कश्यप मेरु के नाम पर कश्मीर नाम पड़ा। एक और अन्य मान्यता भी रही है कि यहां पर केसर बहुत पाया जाता है। केसर की अधिकता के कारण इसका नाम कश्मीर पड़ा। अब इसके नामकरण के बाद हम कश्मीर के इतिहास पर अपनी बात करना प्रारंभ करेंगे। कश्मीर के इतिहास पर हम अपनी बात अब शुरू करते हैं। थोड़ा धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास माध्यम बहुत कम रहे और कश्मीर के इतिहास पर सर्वाधिक मत हम एक पुस्तक से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका नाम है राजतरंगिणी। तो यानी कि कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास एक बेहतर साधन है कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी पुस्तक का समय काल 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक का माना जाता है और यह किताब राजा जय सिंह के शासनकाल में लिखी गई। राजतरंगिणी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी यानी कि राजाओं के इतिहास का समय प्रभाव या इतिहास का क्रम, जिसमें विभिन्न राजवंश आते गए और ये नदी प्रभावित होती रही। राजतरंगिणी पुस्तक में कुल 8 तरंग है। 8 तरंग है। तरंग का मतलब होता है अध्याय, यानी इसमें 8 अध्याय हैं और ये संस्कृत भाषा में काव्य रूप में लिखी गई है।
संस्कृत भाषा में काव्य रूप में लिखी गई। इसमें कुल श्लोक 7,826 है। कुल श्लोक लगभग 8,000 में आपको लिखा मिलेगा, लगभग 8,000, मगर वास्तविकता में इसमें 7,826 श्लोक है। इस कलहण की पुस्तक में जो 8 अध्याय है, इसमें अगर हम बात करें 8 अध्याय में, तो अध्याय 1, 2, 3 में प्राचीन कश्मीर के इतिहास पर, प्राचीन कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। 4, 5, 6 में कारकोट व उत्पल वंश का उल्लेख है। वह 7वें व 8वें अध्याय में लोहार वंश का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए कलहण की पुस्तक राज तरंगणी से पूरी जानकारी लेते हैं, और अधिकतर इतिहासकार इसी को अपना माध्यम बनाते हैं। हम भी इसी को अपना माध्यम बनाएंगे, क्योंकि कश्मीर के इतिहास में हमने कलहण की पुस्तक को एक मुख्य रूप से लिया है, इसलिए इसकी पुस्तक के विषय में थोड़ी डिटेल में दे दी, क्योंकि एक बार एमपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है कि कश्मीर के इतिहास को जानने का प्रमुख माध्यम क्या रहा है। तो उसका सही आंसर था कलहण की पुस्तक राज तरंगणी। इसी आधार पर इसकी थोड़ी डिटेल्स मैंने यहाँ पर दी है, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा मेंस में लिखने के लिए थोड़ा लाभकारी सिद्ध हो। हालांकि कलहण की पुस्तक पर एक अच्छे इतिहासकार है ए.एल. वाशम। ए.एल. वाशम ने एक उक्ति दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कलहण की राज तरंगणी तथ्य से कम नैतिकता से अधिक संबंधित है। यानी कि तथ्य से कम नैतिकता से अधिक संबंधित है। यानी कि इसमें तथ्यों का इतना बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। मौखिक परंपरा के आधार पर जो इतिहास दिया गया है, कलहण ने उसी को अपना विषय बनाया है। इसलिए ए.एल. वाशम को पूरा नाम है आर्थर लेविलियन वाशम। बहुत अच्छे इतिहासकार है। इन्होंने कहा है कि जो राज तरंगणी है इसमें तथ्यों से कम नैतिकता से अधिक संबंधित है। फिर भी कलहण का ये पुस्तक भारत में इतिहास लेखन परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, या बीज रूप में हम कह सकते हैं। आइए हम और आगे चलते हैं। अब कश्मीर के इतिहास में कलहण ने क्या क्या बताया है उस पर हम एक नजर डालते चलते हैं। तो पहला इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। जिन लोगों को बोर्ड पर लिखा समझ में ना आए वो परेशान ना हो। मैं रतलाम शहर में रहता हूँ और मेरे पास इसके अच्छे नोट्स है जो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों को सुनने का प्रयास करें और एक सोच निर्मित करें कि किस तरीके से हमें प्रश्नों का जवाब देना है और किस तरीके से पीएससी के मेंस में हमें इन प्रश्नों को लिखना है। तो आइए हम कश्मीर के इतिहास पर बात करें। इतिहास पर बात करते हैं। कश्मीर का इतिहास, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कश्मीर के इतिहास पर, तो इसका इतिहास महाभारत काल से मिलता है। पांडवों के सबसे छोटे भाई, पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने
कश्मीर में राज्य की स्थापना की। कश्मीर में राज्य की स्थापना की। उसके बाद अगली कड़ी के रूप में हम देखें तो 273 बीसी, 273 बीसी, बीसी को हम कह सकते हैं ईसा पूर्व, बीसी या ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 273 बीसी में यहां पर मौर्य वंश के शासक अशोक का अधिकार हुआ। अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचारित किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपको जैसे कि पता है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार करता है। इसी प्रकार कश्मीर में भी पहली बार बौद्ध धर्म का शुरुआत करने वाला या प्रचार करने वाला व्यक्ति अशोक रहा है। अशोक ने ही कश्मीर में एक नगर बसाया था जिसे आप श्रीनगर के नाम से जानते हैं। श्रीनगर यानी कई बार जो स्तरीय परीक्षाएं होती है या हम कहें कि गेट पीएससी परीक्षाएं होती है, उसमें ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि श्रीनगर की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। अशोक के बाद अशोक के पुत्र जालोक ने भी कश्मीर में जालोक ने कश्मीर में शासन किया और समय की इस धारा में अगला वंश कुषाण वंश के रूप में आया। कुषाण वंश, और कुषाण वंश का भी एक प्रमुख शासक कनिष्क ने कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को और अधिक तीव्र गति से कश्मीर में प्रचार प्रसारित किया। कनिष्क ने ही कश्मीर में एक स्थान है कुंडल ग्राम, यहां चौथी बौद्ध संगति कराई। आप जानते हैं चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, वो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यहीं पर कश्मीर में इस चौथी बौद्ध संगति में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहीं से बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया, एक हीनयान और एक महायान। जिस तरह के हम जानते हैं कि सभी धर्म समय समय पर आके बढ़ते चले गए, बौद्ध धर्म की भी बंटवारा इस चौथी बौद्ध संगति में होता है। कुषाण वंश ने एक लंबे समय तक यहाँ पर राज्य किया। कनिष्क ने खुद कनिष्कपुर बसाया। इन्हीं के आने वाले वंशज में एक हुनिष्क नाम के शासक हुए, उन्होंने हुनिष्कपुर बसाया और इस तरह से कश्मीर का शासन कुषाणों के हाथ में चलता रहा। कुषाणों ने एक लंबे समय राज करने के बाद कश्मीर के इतिहास में कुछ हिंदू राज्यों का उदय हुआ या हिंदू राजवंशों का उदय हुआ 7वीं सदी में, जिन्होंने लगभग 400 वर्षों तक कश्मीर पर राज किया। इसी में से राजवंश का नाम है कारकोट वंश, जिसका समय है 625 एडी से 855 एडी। कारकोट वंश, कारकोट शब्द का अर्थ कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि कारकोट वंश, तो कारकोट वंश का शाब्दिक अर्थ समझने से पहले एक छोटी सी बात जान लीजिए कि पुराणों में एक प्रसिद्ध नाग था और उसी नाग की पूजा करने वाले लोगों को कारकोट वंश
कहा जा सकता है। तो कारकोट वंश का नामकरण इस आधार पर आप माने। कारकोट वंश की स्थापना 625 से 855 समय तक रही और एक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। इस वंश की स्थापना जो की है वो की है दुर्लभ वर्धन और दुर्लभ वर्धन ने इस कारकोट वंश की स्थापना की, जिनका समय लगभग 625 से रहा है 632 तक। और दुर्लभ वर्धन के विषय में आप ये जान लीजिए, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि जब थानेश्वर में हर्षवर्धन राज्य कर रहे थे तो उस समय कश्मीर में कौन शासन कर रहा था, तो याद रखना कारकोट वंश के दुर्लभ वर्धन उस समय कश्मीर पे शासन कर रहे थे। यानी कि इन्हीं के शासन काल में वैनसांग भारत आया था और वैनसांग हर्ष के दरबार में भी रहा और वैनसांग की पुस्तक CUकी में कश्मीर का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद हम बात करें दुर्लभ वर्धन के बाद इसी वंश में एक और राजा आता है दुर्लभक, जो दुर्लभ वर्धन का पुत्र है। इसके विषय में हालांकि इसने 50 वर्ष शासन किया है कश्मीर पर, मगर इसके विषय में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक चीज हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रतापपुर नगर बसाया व प्रताप अपने सिक्कों पर प्रताप नाम उल्लेखित करवाया। यानी कि कभी आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ ले कि कश्मीर में किस शासक ने प्रताप शाही के नाम से सिक्के चलाए, तो उसका नाम याद रखना दुर्लभक। ठीक है, और बाकी इनके विषय में जानने लायक कुछ नहीं। हाँ, इनके जो पुत्र थे, हालांकि इनके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र में से जो एक महत्वपूर्ण जो है, हम थोड़ा उनकी बात करें, जिनका नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ बहुत महत्वपूर्ण शासक। कश्मीर के इस 7वीं सदी के 8वीं सदी में एक महत्वपूर्ण शासक ललितादित्य मुक्तापीठ का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण शासक है इस कारकोट राजवंश का। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कारकोट वंश से, तो आप याद रखें कि यहां से आने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि ललितादित्य मुक्तापीठ को कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है या कश्मीर का सिकंदर, क्योंकि इन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्धन को भी हरा दिया था युद्ध में और एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण इन्होंने किया था। यहां तक कि चीन में भी इन्होंने अपना दूत मंडल भेजा था। इस तरीके से एक बड़े साम्राज्य पर राज्य करने वाले ललितादित्य मुक्तापीठ शासक रहे हैं। इन्होंने कश्मीर में एक नगर परिहासपुर बसाया। परिहासपुर नगर किसने बसाया, तो याद रखना ललितादित्य मुक्तापीठ ने। और प्रतापपुर किसने बसाया, तो इनके पिता दुर्लभक ने बसाया। इसी प्रकार हम एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ललितादित्य मुक्तापीठ से जान सकते हैं कि इन्होंने कश्मीर में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जिसका नाम है मार्तंड मंदिर, जो एक प्रसिद्ध मंदिर है, सूर्य मार्तंड मंदिर, जो आज वर्तमान में अनंतनाग जिले में रहा है। अब तो इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। तो
याद रखें आप लोग, ललितादित्य मुक्तापीठ के से जो प्रश्न बन सकते हैं कि परिहासपुर नगर किसने बसाया, कश्मीर का सिकंदर किसे कहते हैं, यशोवर्धन को किस कश्मीरी शासक ने हराया, और कश्मीर का सूर्य मंदिर यानी कि मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको ललितादित्य मुक्तापीठ से मिलेंगे। इनका समय लगभग 724 से 761 है। तो याद रखिए आप लोग, 724 से 761 एडी में ललितादित्य मुक्तापीठ का शासनकाल रहा है। और इन्हों की दरबार में एक प्रसिद्ध कवि जिसका नाम है भवभूति, इन्हीं के दरबार में रहे हैं भवभूति ने उत्तर रामचरित नामक जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है, और मध्य प्रदेश से भी जिनका संबंध रहा है वो इनके दरबार में भी रहे हैं। ठीक है, तो ललितादित्य मुक्तापीठ से हम लोग इतने प्रश्नों को बना सकते हैं। इसके बाद हम इसी वंश के अंतिम शासक जिनका नाम हम यहाँ, क्योंकि जगह यहाँ कम है इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, इनका नाम जयापीठ विनयादित्य जो इस वंश के अंतिम शासक थे। और इनके विषय में सिर्फ एक फैक्ट या एक जानकारी जानने के लिए बहुत है कि एक हिंदी काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण लेखक उद्भट इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। तो इस आधार पर हमने देखा कि जो कारकोट वंश था 625 से 855 के समय में, उस वंश के कुछ शासक, यानी कि हमने बात की दुर्लभवर्धन पर, फिर दुर्लभक पर, फिर हमने जो सबसे प्रसिद्ध था ललितादित्य मुक्तापीठ पर, और अंतिम शासक जयापीठ विनयादित्य पर। इसके बाद इस कश्मीर में दूसरे वंश ने राज किया और उस वंश का नाम था उत्पल वंश। तो आइए हम उत्पल वंश के विषय में भी कुछ परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर ले। उत्पल वंश का समय है 855 से 1003। और इस वंश की जो स्थापना की थी उनका नाम था अवंती वर्मन ने इस उत्पल वंश की स्थापना की। इनके विषय में कहा जाता है कि इनके दरबार में सुइया नामक एक, आज के समय में हम उसको कह सकते हैं इंजीनियर था, जिसने कृषि विकास में या नहरों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो अवंती वर्धन ने इसी के नाम पर एक नगर बसाया था सूर्यापुर या सूर्यपुर, कई नामों से इस नगर को जाना जाता है, मगर वर्तमान में यह नगर आज सोपारा के नाम से जाना जाता है। सोपारा कश्मीर का एक महत्वपूर्ण स्थान सोपारा। इसी इंजीनियर यानी कि एक कृषि कार्यों में प्रयोग करने वाले व्यक्ति के नाम पर एक नगर बसाया गया था, जिसे सुइयापुर कई नाम से जाना जाता है, मगर आज प्रमुख इसका तथ्य है कि सोपारा नाम से ही उसी को जाना जाता है। ठीक है, अवंती वर्धन ने अपने नाम से भी अवंती नगर भी बसाया था, अवंतीपुर नगर भी बसाया था, पर आपको सूर्यापुर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा अवंती वर्मन के दरबार में काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विद्वान आनंद वर्धन रहा करते थे। आनंद वर्धन, जो लोग या जो बच्चे हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं वो आसानी से जान सकते हैं कि आनंद वर्धन ने धवन्यालोक जैसी पुस्तक लिखी। वह काव्य शास्त्र का एक प्रमुख संप्रदाय धमुनी संप्रदाय के जनक भी आनंद वर्धन कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अब इसके अवंती वर्धन के बाद जो आने वाले शासक थे, तो इस वंश में वैसे शंकर वर्धन, बहुत सारे शासक आए, गोपाल वर्धन, मगर हम इसके विषय बस एक और वंश राजा की जानकारी निकाल लें
दिद्दा, रानी दिद्दा, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा के विषय में जानना इसलिए जरूरी है कि कश्मीर में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कश्मीर की पहली महिला शासिका कौन थी, तो याद रखना महिला शासिका रानी दिद्दा रही, तो क्षेमेंद्र गुप्त की पत्नी थी। और लगभग 958 एडी से इसने लगभग 1003 ईस्वी तक शासन किया है, कभी अपने पुत्र की सुरक्षा के रूप में या कभी स्वतंत्र रूप में। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि कश्मीर की पहली महिला शासिका कौन है, तो याद रखना आप रानी दिद्दा। और किस वंश की थी, तो उत्पल वंश की थी। इस चीज को कई बार ऐसे प्रश्न हम देखते हैं कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी या भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान एक नाम आता है। इस नाम को भी ध्यान रखना है कि कश्मीर की पहली महिला शासिका कौन थी, तो उसका नाम है रानी दिद्दा। आइए इसके बाद इस वंश की एक्चुअल में इस वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो रानी दिद्दा का जो भतीजा ही होता है, जिसका नाम होता है संग्राम राज। और संग्राम राज कश्मीर में एक नए वंश की स्थापना करता है, जिस वंश का नाम होता है संग्राम राज द्वारा लोहार वंश। तो लोहार वंश की स्थापना करता है संग्राम राज, संग्राम राज। और लोहार वंश का समय है 1003 से 1155। तो संग्राम राज ने जो रानी दिद्दा का भतीजा ही है, इसी ने इस लोहार वंश की स्थापना की। संग्राम राज ने स्थापना करने के बाद इस वंश में एक दो शासक आते हैं, जैसे अनंत जो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अनंत के दरबार में अगर एक हिंदी साहित्य का या हम कहें कि हिंदी काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विद्वान रहता था, जिसका नाम है क्षेमेंद्र। आगे अनंत के बाद इसका पुत्र होता है कलश, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और कलश के बाद एक महत्वपूर्ण शासक आता है हर्ष। दोस्तों ये वो हर्ष नहीं है थानेश्वर वाला, ये लोहार वंश में हर्ष है, इसको हम श्री हर्ष भी कहते हैं। और इसने भी कश्मीर में शासन किया। हर्ष के विषय में कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण डाटा है, इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो। अब जानते हैं नीरो, एक कहावत सुनी थी, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस प्रकार कश्मीर में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी आपदाएं होने के बाद इस हर्ष को उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था, ये जनता पर कर लगाया जाता था और अधिक खर्चीला होने के कारण इसको भी कश्मीर का नीरो की उपाधि दी गई। तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखें कि कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है। और दूसरी बात, हर्ष के दरबार में ही कलहन देने आ चुका था। कलहन दो राजाओं के दरबार में रहा है, जिसने राष्ट्ररंगी पुस्तक लिखी है, जिसका उल्लेख हमने प्रारंभ में किया था। वो पहले हर्ष के दरबार में रहा करता था, और हर्ष के हटने के बाद जब यहाँ का शासक जयसिंह बना, जय सिंह, अब ये जयसिंह भी वो जयसिंह नहीं है जिसने शिवाजी के साथ पुरिंदर की सिद्धि की थी, या जिसने जयपुर जिसके नाम से बसा है, वो जयसिंह अलग है, ये जयसिंह अलग है। तो ये जयसिंह लोहार वंश का शासक रहा है, और इसका समय लगभग 1128 से 1155 रहा है एडी। और इसी बीच में मैंने बताया था कि कलहन की पुस्तक रात रंगनी 1147 से 1149 में लिखी गई है। तो यानी कि जयसिंह के दरबार में ही कलहन ने अपने उस पुस्तक का निर्माण किया है या उसको लिखा है। ठीक है, तो जयसिंह के जाने के बाद कश्मीर से लोहार वंश का भी समाप्तिकरण हो जाता है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास पर मेरे ख्याल से यहाँ तक, यानी कि महाभारत काल से लेकर हमने अशोक, कुषाण और फिर जो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक 3 वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश
इन पर बात करने के बाद आगे चलकर 1301 में सुहादेव नामक व्यक्ति ने एक राज्य की स्थापना की और इसके बाद इनके पुत्र उदयन देव हुए। इन उदयन देव के मृत्यु के बाद इनके पुत्र छोटे थे तो इनकी रानी यानी इनकी पत्नी रानी कोटा कश्मीर पर शासन कर रही थी। उसी समय इनके दरबार में एक मंत्री या उस पुस्तकों में उसको शिक्षक कहा जाता है, शाही मीर नामक एक व्यक्ति थे। शाही मीर या शाहमीर नामक व्यक्ति इनके दरबार में कार्य कर रहे थे। इन्होंने रानी कोटा से इस राजवंश को हत्या लिया और कश्मीर में 1339 में यह घटना है 1339 की। 1339 में कश्मीर में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। तो आइए कश्मीर में उस मुस्लिम राजवंश यानी कि शाही मीर वंश की बारे में हम जानकारी निकालते हैं। शाहमीर वंश। तो याद रखना, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि कश्मीर में पहला मुस्लिम वंश कौन सा था, तो याद रखना शाहमीर वंश, जिसकी स्थापना 1339 में शाहीमीर नामक व्यक्ति ने की थी, जो गद्दी पर शम्स-उद्दीन नाम से बैठता है। शम्स-उद्दीन नाम से जो गद्दी पर बैठता है। शाहीमीर वंश लगभग 1339 से 1586 तक कश्मीर पर शासन करेगा। शम्स-उद्दीन नाम से यह गद्दी पर बैठता है। परंतु अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि शाहीमीर वंश का वास्तविक शासक कौन है, तो उसका नाम आपको मिलेगा सिहाबुद्दीन। तो याद रखें आप लोग कि कश्मीर में शाहीमीर वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था शाहमीर, जो शम्स-उद्दीन के नाम से कुर्सी में बैठा। परंतु कश्मीर का शाहीमीर वंश का वास्तविक संस्थापक सिहाबुद्दीन को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने राजवंश को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है या आगे चलाया है। इसके बाद इस वंश में कुछ शासक बहुत महत्वपूर्ण आए, जैसे सिहाबुद्दीन के बाद आने वाला सिकंदर एक शासक रहा। सिकंदर के विषय में आप लोग जान ले, सिकंदर के बारे में जान लीजिए। इसको एक उपाधि दी गई थी बूत शिकल, यानी कि यह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का भंजक था। यह मंदिरों का नष्ट करने का कार्य करता था, यानी कि धर्म आंध शासक रहा है कश्मीर में। तो याद रखना, कश्मीर में किस शासक को मूर्ति भंजक या बुत शिकन नाम से जाना जाता है, तो सिकंदर को जाना जाता है। इसके बाद हम लोग इस वंश में आने वाले एक महत्वपूर्ण नाम, जिस तरह मैंने बताया था कारकोट वंश में एक नाम है जिसको हम कहते हैं ललितादित्य मुक्तापीठ, उसी प्रकार इस शाहमीर वंश में भी एक बहुत प्रसिद्ध यानी कि कश्मीर का सबसे बेहतर शासक, जिसका नाम है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन का समय लगभग 1423 से 1474 एडी का रहा है। एक लंबे समय तक जैनुल आबदीन ने इस पर कश्मीर पर शासन किया है। जैनुल आबदीन के विषय में कुछ जानते आप जान लीजिए। इसके कुछ नाम हैं जो कई बार परीक्षाओं पूछे गए, यानी कि इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर
जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी इसको नकारात्मक पक्ष में नहीं कहा जाता है। जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था की थी, उसी प्रकार इसने भी बेहतर बाजार व्यवस्था की थी, इसलिए इसका नाम कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको बुट शाह भी कहा जाता है। बुट शाह का शाब्दिक अर्थ होता है महान नरेश। इस प्रकार कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी और वुड नरेश यानी कि बुट शाह, महान नरेश भी जैनुल आबदीन को कहा जाता है। इसने बहुत सारे कार्य किए, जैसे गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, कश्मीर में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। इसने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया, ऐसे बहुत सारे कार्य इसने अपने समय पर किए। हिंदुओं की आस्थाओं के अनुसार इसने नए मंदिरों का निर्माण किया या पुराने मंदिरों को जो इसके पूर्वजों ने तोड़े थे उनका जीर्णोद्धार कराया। इस आधार पर इसको हिंदू मुस्लिम एकता के कार्य करने के लिए कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत विद्वान भी रहा है। ये कुतुब नाम से, किस नाम से ध्यान रखेगा आप लोग? कुतुब नाम से ग्रंथ लिखा करता था या काव्य लिखा करता था, और इसकी एक प्रमुख रचना है शिकायतनामा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जैनुल आबदीन के विषय में, जो परीक्षाओं में किसी भी वक्त आपके सामने आ सकती है। ये कुतुब उप नाम से कौन कश्मीर का शासक काव्य रचनाएं करता था, और शिकायतनामा किसकी पुस्तक है? इस प्रकार हम देखते हैं कश्मीर में शाहमीर वंश के कुछ शासकों ने इस प्रकार शासन किया, एक लंबे समय तक कश्मीर पर मुस्लिम वंश का राज रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैनुल आबदीन के बाद इनके पूर्वजों थोड़े कमजोर रहे और लगभग 1586 में अकबर द ग्रेट शासक दिल्ली का, अकबर ने कश्मीर पर 1586 में अधिकार कर लिया। यानी कि 1586 के बाद कश्मीर का शासन भी मुगलों के हाथ में आ गया। अब मुगलों का अधिकार कश्मीर पर था। मुगलों में अकबर ने शासन किया, उसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने कश्मीर में 1619 में जहांगीर ने यहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण कराया था। शालीमार बाग 1619 में। तो याद रखें कि जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ कराया है? तो कश्मीर में। और अगर आपसे पूछे कि शाहजहां ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ कराया है, तो दिल्ली में, क्योंकि शालीमार बाग से दो है, एक कश्मीर और एक दिल्ली में। तो आपको इन दोनों के नाम याद होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय को हम देखें तो बाग थोड़े फेमस हो रहे, जैसे शाहीन बाग है ना, आराम बाग। तो याद रखें शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था कश्मीर में, और इन्हीं के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली में कराया था। इस आधार पर मुगलों का लंबे समय तक कश्मीर पर अधिकार रहा। फिर औरंगजेब के बाद मुगलों की राजाओं की अयोग्यता के कारण 1751 में औरंगजेब के जो पूर्वज रहे वो अयोग्य साबित हुए, और 1751 में मुगलों से कश्मीर अहमद शाह अब्दाली, एक दुर्रानी शासक रहा है अहमद शाह अब्दाली। 1751 में मुगलों से ये कश्मीर अहमद शाह अब्दाली के हाथ में आ जाता है, और फिर एक लंबे समय तक अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों का शासन कश्मीर पर रहा। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि अफगानों के एक लंबे शासनकाल के बाद 1819 में कश्मीर पर राजा रणजीत सिंह
का अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाता है। यानी कि हमने देखा कि कश्मीर पर हिंदू शासक, उसके बाद मुस्लिम शासक और अब पहली बार 1819 में सिख शासकों ने राज किया। यानी कि कश्मीर पर सारे धर्मों के, या बौद्ध हमने बीच में देखा था, बौद्धिज्म भी अशोक और कनिष्क के द्वारा यहाँ आया है, तो कई धर्मों की धार्मिक स्थली रही है कश्मीर। तो 1819 में राजा रणजीत सिंह का अधिकार कश्मीर पर हो जाता है और एक लंबे समय तक कश्मीर पर अधिकार राजा रणजीत सिंह का रहता है। परंतु राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र अयोग्य सिद्ध होते हैं और बहुत जल्द कश्मीर पर ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रमण कर देती है और पहला आंग्ल सिख युद्ध जो 1846 में होता है, इसमें सिख सेना की बहुत बुरी तरह हार होती है और इस युद्ध का हार जाने के रूप में, या कहे हम संधि के रूप में, एक संधि जिसे हम कहते हैं 9 मार्च 1846 की संधि, जो 9 मार्च 1846 की संधि जिसे हम लाहौर संधि के नाम से जानते हैं, लाहौर संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिद्दन को 1.5 करोड़ रुपये का हर्जाना करते हैं और उनसे यह वसूल करते हैं। रानी जिद्दन को पैसा नगद रूप में देती है और बाकी पैसा वो कश्मीर को अंग्रेजों को देकर देती है। इस प्रकार 1846 के बाद कश्मीर पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो 1846 के बाद अंग्रेज का कब्जा अब कश्मीर पर हो चुका है। अब स्थिति ये होती है कि अंग्रेजों से कश्मीर की जो घाटियां हैं या कश्मीर का जो भौगोलिक आधार है वो इतना अनुकूल नहीं लगता है, इसलिए बहुत जल्द कश्मीर को यहीं के एक छोटे से राजवंश जिसको हम कहते हैं डोगरा राजवंश, डोगरा राजवंश के एक शासक गुलाब सिंह को इसको थोड़ा मिटा देता हूं, गुलाब सिंह को कश्मीर का क्षेत्र 75 लाख रुपए में, उस समय के 75 लाख रुपए में अंग्रेज कश्मीर के क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कश्मीर में अब डोगरा वंश का शासक स्थापना हो जाती है। डोगरा वंश यानी कि कश्मीर को डोगरा राजवंशों ने जीता नहीं था, खरीदा था। एक महत्वपूर्ण बात आपके समझ में आना चाहिए कि जो डोगरा वंश है, डोगरा वंश ने, जिनके राजा गुलाब सिंह थे, उन्होंने कश्मीर को अंग्रेजों से 75 लाख में खरीदा था और अंग्रेजों ने 3 शर्तों पर, यानी कि हम कहें कि अमृतसर की एक संधि है, अमृतसर की एक संधि जो हम कह सकते हैं कि 16 मार्च 1846 में गुलाब सिंह से की गई थी, जिसमें कहा गया था कि विदेश, संचार और रक्षा 3 विभाग अंग्रेजों के अधीन रहेंगे, बाकी सारे कार्य राजा गुलाब सिंह कश्मीर में कर सकते हैं। इस तरह से अंग्रेजों ने अपना एक सिद्धांत, सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर भारत के क्षेत्रों पर जहां पर वो राज नहीं कर सकते थे, वहां पर ऐसे राजाओं को अपने क्षेत्रों को एक संधि के तहत वो दे देते थे। इन्हीं को हम कहते हैं देसी रियासतें। इसी प्रकार से कश्मीर पहली बार 1846 में इस अमृतसर की संधि के बाद, अमृतसर की संधि के बाद जो 16 मार्च 1846 को हुई, एक देसी रियासत के रूप में बन जाता है। आजादी तक अंग्रेजों ने हमारे देश में लगभग ऐसी 565 देसी रियासतें बना दी थी, जहां पर शासक तो भारतीय लोग रहते थे, परंतु रक्षा, संचार और विदेश इस तरह के मामले अंग्रेजों के अधीन होते थे। यानी कि कुल मिलाकर ये सारे राजवंश अंग्रेजों के ही पक्षधर हुआ करते थे।
इस तरह का हमने देखा कि कश्मीर पर गुलाब सिंह का शासन हो जाता है। गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र रणबीर सिंह आते हैं। रणबीर सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए आप लोग। जिस प्रकार हमारे भारत में भारतीय दंड संहिता चलती है, ऐसे ही कश्मीर में उस समय पर या बहुत लंबे समय तक रणबीर दंड संहिता चलती थी। तो वो रणबीर दंड संहिता जो चलती थी वो इन्हीं के वंशज रणबीर सिंह के नाम से चलती थी। तो कश्मीर में रणबीर दंड संहिता रणबीर सिंह के नाम से चलती थी। उसके बाद एक और शासक हुए प्रताप सिंह वह उसके बाद इनके पुत्र हरि सिंह राजा हरि सिंह डोगरा वंश के वो शासक है जो 1925 यानी कि मैं कहूं कि 23 सितंबर 1925 को कश्मीर के शासक बनते हैं, यानी कश्मीर देशी रियासत के शासक बनते हैं और आजादी तक हरि सिंह रहते हैं। हम इस वीडियो को यानी कि इस लेक्चर को बस यही रोकेंगे क्योंकि राजा हरि सिंह यहाँ के शासक रहते हैं जो 23 सितंबर 1925 से बनते हैं और आजादी तक के रहते हैं। और किस प्रकार जब देश भारत आजाद होता है और हरि सिंह, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना किस प्रकार इस कश्मीर जो क्षेत्र है एक विवाद, कभी ना सुलझने वाला विवाद के रूप में बनाएंगे, वो मैं अगले वीडियो में कश्मीर के यहाँ का इतिहास पेश करूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे अगले हम एक काम करते हैं, कश्मीर के इतिहास को यहाँ पर एक नाम दे देते हैं भाग एक, ताकि आजादी के बाद यानी कि हरि सिंह 1947 के बाद के कश्मीर के इतिहास को हम अगले वीडियो में यानी कि अगले लेक्चर में देखेंगे। और वो लेक्चर भी अब बहुत जल्द आएगा क्योंकि आपके बहुत ज्यादा विद्यार्थियों की मांग है कि मैं जल्दी वीडियो बनाऊं, मगर मेरा उद्देश्य है लाइव क्लास पढ़ाने का। मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी मुझसे लाइव क्लास ले ताकि मुझे बार बार वीडियो में जो कट छाट या एडिटिंग का कार्य करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो कोशिश करें कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें आप लोग, ताकि मैं वीडियो क्लास या लाइव क्लास जल्द से जल्द ले लूं। ओके, धन्यवाद।